गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्याय 10 था राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आज जो है व्यक्तित्व आय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्सनल इनकम। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसमें पांचवें भाग में आपका जो दिया गया है व्यक्तित्व आय किसी देश की व्यक्तियों और परिवारों का एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का योग होता है। इसका अर्थ है मतलब वह साल भर में जो रहता है जो वास्तव में जो प्राप्त है आय का साधन बनता है और वर्तमान में जो हस्तांतरण भुगतान का योग होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं व्यक्तिगत आय। तो पीटरसन के अनुसार व्यक्तिगत आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। तो व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाले आय को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए फर्मों या नियमों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ भाग व्यक्तियों में बांटा जाता है व्यक्तियों में नहीं बांटा जाता है। अवितरित लाभ के रूप में फर्मों के पास रह जाता है। अवितरित लाभ के दो अंग हैं, निगम कर जो होता है कॉरपोरेशन टैक्स तथा दूसरा है निगम बचत कॉरपोरेट सेविंग। अतएव निगम कर तथा निगम बचत को व्यक्तित्व आय में शामिल नहीं किया जाता है, जो अलग से बताना पड़ता है यहाँ पर। व्यक्तित्व आय जो होता है बराबर निजी आय माइनस नगर कर जो है अतिरिक्त लाभ विदेशों कंपनी की शुद्ध प्रतिनिधि आय निकाल कर उसमें शामिल किया जाता है। तो वहाँ पर व्यक्तित्व आय बराबर दिया है निजी आय माइनस निगम कर जो है माइनस निजी उद्योगों की शुद्ध बचते। यहाँ पर व्यक्तित्व आय के अंतर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक क्षेत्र से घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय और निगम कर माइनस फिर दिया अतिरिक्त लाभ विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय निकाल कर लिया जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं निजी आय और व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तिगत आय की तुलना में यह एक विस्तृत धारणा है जबकि यह एक संकुचित धारणा है व्यक्तिगत आय, है ना। दूसरा है यह निजी उद्यमों व परिवारों की सभी स्रोतों से आय का योग होता है। यह व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली आय होता है बच्चों। इसमें तीसरा देखें, इसमें निगम कर अतिरिक्त लाभ आदि सम्मिलित रहते हैं। इसमें निगम कर व अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं होते यहाँ पर। तो चौथा इसमें निजी आय राष्ट्र बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक क्षेत्रों घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस समस्त चालू हस्तांतरण। इसमें बोलो व्यक्तिगत आय में अंतर्गत अभी जो बताया बच्चे निजी आय माइनस निगम कर माइनस अतिरिक्त लाभ जो विदेशी कंपनी जो शुद्ध प्रतिधारित आय घटाकर लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका 5 प्रकार निजी और व्यक्तिगत आय के अंतर्गत देखेंगे बच्चे। अब राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में अंतर ध्यान देंगे। यह आय के सृजन संबंधी धारणा है या आय प्राप्ति संबंधी धारणा है, मतलब सृजन करने से और ये प्राप्ति से। दूसरा इसमें निजी एवं सरकार दोनों क्षेत्रों से आय शामिल होता है। इसमें केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल रहता है जो है। इसमें जो है निगम कर तथा अतिरिक्त लाभ शामिल होते हैं। इसमें निगम कर और अतिरिक्त लाभ सम्मिलित नहीं होते यहाँ पर। इसमें किसी प्रकार के अंतरण भुगतान शामिल नहीं होते। इसमें समस्त चालू अंतरण भुगतान शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होते बच्चों। इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल किया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ आया राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय के अंतर्गत। अब देखते हैं जो है बताया गया बच्चों यहाँ पर व्यय योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय, है ना, डिस्पोजेबल इनकम। तो व्यक्तिगत आय का वह भाग जिसे लोग अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं अथवा बचा कर रख सकते हैं प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय कहलाते हैं उसी को। ठीक है, लोगों द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर गृह कर आदि जो है तथा अन्य अनिवार्य भुगतान जैसे जुर्माने सरकारी फीस आदि करने पड़ते हैं। व्यक्तिगत आय में से ही इन सबको घटाने के बाद प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय बचती है। संक्षेप में व्ययों को योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर जो है माइनस सरकारी प्रशासनिक विभाग की विधियां प्राप्ति जो हमने जुर्माने या फीस दिए। तो व्यय योग्य आय प्रयोजन आय बराबर उपभोग प्लस बचत। यहाँ पर अगले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर कैपिटा इनकम।
तो यहाँ पर देखें, एक देश की किसी वर्ष में विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। संक्षेप में जैसे 2001 की प्रति व्यक्ति आय जो है 2011 की राष्ट्रीय आय और 2000 की जनसंख्या आय के अंतर्गत भाग देने से निकल जाएगा आपको, है ना। तो चूँकि जनगणना जो है प्रत्येक वर्ष नहीं होते, अतः जनसंख्या को जानने के लिए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को जानकर किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या ज्ञात कर ली जाती है तथा प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। यदि देश की जनसंख्या अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। साथ ही यदि जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति राष्ट्रीय आय की बढ़ने की दर से अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। 13 नंबर देखेंगे, वास्तविक आय के अंतर्गत जो बताया, राष्ट्रीय आय की गणना चालू कीमतों पर होने के कारण उसमें वास्तविक आय का बोध नहीं होता है। यदि किसी वर्ष को आधार मानकर उसकी कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो यह वास्तविक आय प्राप्ति की जा सकती है। यह संभव है कि किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ हो, किंतु कितने बढ़े जाने के कारण शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान अधिक होगा, किंतु यह वास्तविक स्थिति नहीं है और ना ही इससे अर्थव्यवस्था की सही ज्ञान होता है। इस दोष को दूर करने के लिए वास्तविक आय की संकल्पना की गई है। यहाँ पर देखें, वास्तविक आय ज्ञात करने के लिए एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है तथा उसकी कीमत स्तर को 100 मान लिया जाता है। फिर जिस वर्ष की वास्तविक आय ज्ञात करनी है उस वर्ष की कीमत स्तर ज्ञात की जाती है। जैसे वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जितना हुआ गुना 100 बट्टे जहाँ पर बताया वर्ष की कीमत निर्देशांक, मतलब उसमें कितना वर्ष में कीमत का निर्देशांक किया गया बच्चों, है ना। तो इस प्रकार ये आपका शुद्ध जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय उत्पादन ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय आय का महत्व देखेंगे, इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक देश की राष्ट्रीय आय उसकी प्रगति का सूचक होता है, सभी को मालूम होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, है ना, कि इस प्रकार राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का दर्पण कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के महत्व निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे। तो अगला देखते हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे। पहला है आर्थिक विकास का सूचक, मतलब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसके आर्थिक विकास का सूचक होती है। सामान्यतः जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वहाँ आर्थिक दृष्टि से विकसित माने जाते हैं तथा जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे पिछड़ेपन देश माने जाते हैं। समझ आया सबको बच्चों यहाँ पर, किस कारण से जनसंख्या अधिक, आर्थिक स्थिति विकास सूचक अच्छा है तो उसका राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा और कम है तो वो पिछड़े राज्य माना जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है जीवन स्तर का सूचक, मतलब राष्ट्रीय आय आंकड़ों की सहायता से देश के जीवन स्तर के बारे में जाना जा सकता है। प्रायः जिस देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर प्रायः उतना ही ऊंचा होता है। अगला देखेंगे आर्थिक कल्याण का मापक। राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है। यद्यपि अन्य बातें यथावत रहे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। ध्यान रखें बच्चों, इसमें विकास दर का सूचक चौथा, जो राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर के आधार पर ही किसी देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास दर का अनुमान लगाया जाता है। अतः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आय को बढ़ाना पड़ता है। अगला है कर देय क्षमता की माप, मतलब राष्ट्रीय आय के आधार पर ही देश, है ना, एक देश की बचत, पूंजी निर्माण एवं लोगों की कर चुकाने की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। छठवां है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, जैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार, साख, बचत तथा विनियोग संबंधी मामलों में आर्थिक नीति बनाने में सहायता मिलती है। सातवां है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, मतलब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों द्वारा दो या दो से अधिक देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। राष्ट्रीय आय के आधार पर न केवल दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जाती है बल्कि
एक ही देश में विभिन्न क्षेत्र में हो रहे प्रगति का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर आय के वितरण की जानकारी, मतलब किस प्रकार उसका वितरण की जानकारी हमको मिलती है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करके इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूपों जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ में किसी प्रकार वितरण हुआ है अथवा सरकार इस वितरण की जानकारी के आधार पर सामाजिक न्याय के लिए उचित नीतियाँ बना सकती है। 9वां है आर्थिक नियोजन में सहायक, मतलब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से आर्थिक नियोजन किया जाता है। नियोजन के लिए उत्पादन, बचत, उपभोग संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से ही प्राप्त होते हैं। यह आंकड़े इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि पिछली प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की रही, अतः ये भविष्य में उचित नियोजन के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। 10वां है प्रति व्यक्ति आय के लिए महत्वपूर्ण। प्रति व्यक्ति आय को जानने के लिए भी राष्ट्रीय आय की जानकारी होना आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक कल्याण के सूचक होते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर सकेंगे, इसलिए लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चों यहाँ पर समझ आया सबको बच्चों यहाँ पर। अगला देखेंगे हाल किए हुए संख्यात्मक प्रश्न, जैसे निम्नलिखित सूचना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा सकल घरेलू उत्पादन की गणना। जैसे यहाँ पर बताया गया, ध्यान देंगे बच्चों, उपभोक्ता जो है वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है 5,000 करोड़ में, और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है 3,500 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो, उपभोक्ता की एवं पूंजी की सेवा का उत्पादन हुआ है 1,500 करोड़ रुपया, और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है 1,000 करोड़, और आयातित वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य 800 रुपया करोड़ है। तो यहाँ पर देखेंगे हल में कैसे करेंगे बच्चों, बताया गया सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर संपूर्ण घरेलू उत्पादन प्लस निर्यात माइनस आयात जो बाहर से। चूँकि सकल घरेलू उत्पादन उपभोक्ताओं एवं पूंजीगत वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, संपूर्ण घरेलू उत्पादन बराबर जो 5,000 करोड़ प्लस 3,500 करोड़ रुपया और प्लस 150 जो यहाँ पर उपभोक्ता किया गया बराबर, सबको जोड़ेंगे यहाँ पर बच्चों यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो है GDP जो होता है आपका सकल जो है डोमेस्टिक घरेलू प्राइस मूल्य प्लस ई जो है होता है बराबर 1 यहाँ पर दिया गया है। जैसे अभी निकाले हमने जो भी सकल घरेलू करोड़ में 10 करोड़ लिखा है बराबर माइनस 1,000 जो नीचे आपको बताया बच्चों यहाँ पर से वस्तु से निर्यात में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना, तो 800 रुपये जो है करोड़ रुपये इसमें हो जाएगा। तो इसमें जो दोनों को यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट को जो है जो निर्यातित वस्तुओं का सेवा का मूल्य उसमें प्लस कर देंगे है ना, और जो है आयातित को यहाँ पर माइनस कर देंगे। इस प्रकार जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है 10,200 करोड़ रुपया हो जाएगा बच्चों। तो सकल घरेलू उत्पादन जो है दिया सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन माइनस जो आयात माइनस निर्यात का विशेष, जैसे यहाँ पर जो 10,200 पूरा सकल राष्ट्रीय उत्पादन आया माइनस में 20 निर्यात का अवशेष जो बचा है 200 रुपया करोड़, सो घटा देंगे 10 करोड़ रुपया होगा। इस प्रकार अपन देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है आपका। दूसरा देखेंगे यहाँ पर सब 3 बनाया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ क्वेश्चन ही बना हुआ। तो अपन जो देखेंगे नेक्स्ट में जो है दूसरे नंबर का आपका, जैसे यहाँ पर देखते हैं किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में बाजार कीमतों के आधार पर GNP का मूल्य 50,000 रुपये तथा मशीनों का प्रतिस्थापन व्यय 5,000 रुपये वार्षिक हो, तो उसमें देश का विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात करेंगे। जैसे भी ह्रास आप पढ़े थे बताया था उसमें GNP बराबर जो है 50,000 रुपये, घिसावट व्यय बराबर दिया गया है 5,000 रुपया। तो यहाँ पर GNP का माइनस कर देंगे घिसावट व्यय 45 हो जाए। उसी प्रकार देखेंगे यदि किसी अर्थव्यवस्था के कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य 75,000 रुपया तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य 65,000 रुपया, तो घिसावट व्यय ज्ञात करना है। तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे तो घिसावट मूल्य हमको याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया उसको। उसके बाद जो दिया गया है निम्न सूचना के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विशुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किए। जैसे उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं को 15 दिया है 15,000 करोड़ रुपया, पूंजीगत विनियोजित का जो है 5,000 रुपया, घिसावट में। तो यहाँ पर ध्यान नहीं रखना बच्चों, दोनों को अपन जोड़ देंगे और घिसावट वाइज में अलग से अपन जो है बनाकर
20 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे 20 करोड़ तो विशुद्ध घरेलू उत्पादन जो है सकल घरेलू उत्पादन मैंने गिसावट तो उसको माइनस करें तो 19,000 रुपये करोड़ रुपया होगा। ठीक है, 5वां नंबर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, यदि किसी देश का विशुद्ध घरेलू, जैसे यहाँ पर बताया है ना 25 लाख मतलब 25 लाख रुपये हो तथा करोड़ यानी 25 लाख रुपये हो तथा घिसावट वह 5 लाख रुपया है तो सकल घरेलू उत्पादन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे, बाद 30 मतलब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखें, यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पादन 10 करोड़ रुपये तथा विशुद्ध घरेलू उत्पादन 95,500 करोड़ रुपये हो तो घिसावट वह ज्ञात करें। दोनों घटा देंगे तो घिसावट वह जो है हमारा 500 रुपये करोड़ निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, सकल घरेलू माइनस विशुद्ध उत्पादन में घटा देंगे तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया है, किसी देश के उत्पादन से निम्नलिखित सूचना ज्ञात की, जैसे उपभोक्ता वस्तु सेवाएं हैं 9,300 रुपये, पूंजीगत वस्तुओं सेवाएं हैं 6,100 और घुसावट वह 900 रुपये, निर्यात 2,000 रुपये, आयात 1,800 रुपये। तो इसमें सूचना हम जैसे बताए थे अपन सकल घरेलू उत्पादन देखेंगे, सबको इसको जोड़ देंगे बच्चों, ध्यान देंगे 9 और 6 करके जोड़ेंगे, पहले उसको में 15 करोड़ रुपया, फिर शुद्ध उत्पादन में से जो आया है 54,000 है ना 15,400 रुपये माइनस कर देंगे 900 रुपये, ये जो घिसावट वाला निकल जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पादन में। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन देखेंगे, सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन प्लस आयात निर्यात, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, आयात को निर्यात को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा टोटल निकलेगा 14,700 रुपये करोड़ जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया आपको है ना, तो बहुत सारा यहाँ पर दिया बच्चों। तो आपको जो है 8वें भाग में देखेंगे 8वें नंबर का उदाहरण। आज के लिए बेटा गुड डे।